हेलो क्लास, वेलकम बैक। अभी हम लोगों ने चैप्टर ख़त्म किया था, कौन सा? मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। मतलब कुछ ऐसे शब्द जो अकाउंटेंसी में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करें। आइए ज़रा, हमारा पहला क्या है इसके अंदर? बिजनेस ट्रांजैक्शन। अरे ये कुछ ऐसा ही है, मतलब देखो हर लाइन में अपने अपने कुछ शब्द होते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे जिन्हें एक डॉक्टर यूज करता है, जैसे कि कोई मतलब ही नहीं है, गए सारे होंगे डॉक्टर के पास। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें एक डॉक्टर यूज करता है और कोई यूज नहीं करता। अबे तुम डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या कहेगा? कौन आया है? पेशेंट। तुम कह दोगे, मैं कह दूं तुम्हें पेशेंट बैठे हैं? मैं नहीं कह सकता ना, मेरी टर्म अलग होगी, हाँ या ना। तो हर फील्ड के कुछ अपने अपने शब्द होते हैं जो उसी फील्ड में यूज किए जाते हैं। वैसे ही ये जो आप सामने देख रहे हो, ये ऐसे शब्द हैं जो एक अकाउंटेंट यूज करता है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है ना। तो हमें इन सब के मतलब जानने हैं। आधे से ज़्यादा मतलब आपको पहले से पता है, ठीक है। तो इसके अंदर पहला क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? हाँ जी, सेल और परचेज। ये तो आपने ने बोला है बड़ी अच्छा, ये बड़ी लेमैन लैंग्वेज में था, आम आदमी की भाषा में था। कुछ और? अरे गलत नहीं है, ठीक है, पर ये अधूरा है। बताओ ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जिनकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू हो, जिन्हें पैसों की टर्म में कैलकुलेट किया जा सके, उन्हें ट्रांजैक्शन कहते हैं, हाँ या ना। चलो ज़रा इस पर थोड़ा हम एक एक शब्द के ऊपर बात करते हैं। आओ ज़रा मेरे साथ। पिछले चैप्टर के अंदर आप लोगों ने ये पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, क्या था? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, recording, summarizing and communicating the required information relating to economic transactions and तो ये दो शब्द इन्हीं के बारे में तो पढ़ रहे हैं हम कि ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, हाँ या ना। अलग से तो कुछ नहीं पढ़ रहे, इसके अंदर ही था, ये डेफिनेशन थी अकाउंटिंग की। तो ट्रांजैक्शन के बारे में मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, सुनना जरा। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? दोज एक्टिविटीज, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो, अब ये क्या रहता है? इंटरनल और एक्सटर्नल। मतलब चोट लग गई, खून निकल गया, वो एक्सटर्नल है। अंदर की चोट लग गई, वो इंटरनल है। ये क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल का क्या मतलब है? नहीं बेटा, वो इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर अलग चीज थी। यहां इंटरनल और एक्सटर्नल अलग चीज है। यहां लिखा है दोज एक्टिविटीज, एक्टिविटी में भी इंटरनल और एक्टिविटी में भी एक्सटर्नल। सोचो जरा, ये एक बिजनेस है और ये कोई और बिजनेस है। अब ये बिजनेस इसे माल बेच रहा है या फिर इससे माल खरीद रहा है। ये दोनों किस टाइप के ट्रांजैक्शन है? दीज आर एक्सटर्नल, क्योंकि आपका लेन देन बाहर के लोगों के साथ हो रहा है। एक ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ जो बिजनेस के अंदर ही हो जाता है। जैसे डेप्रिसिएशन लगाना, पेड वेजेस। अच्छा, एम्प्लॉयज हमारे रिश्तेदार लगते हैं क्या? लेबर हमारे रिश्तेदार है क्या? वो भी एक्सटर्नली होते हैं बेटे। सैलरी, तुम ठीक हो? बोलो कोई और एग्जांपल, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो अंदर ही अंदर कंप्लीट हो जाता है। डेप्रीशिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है कि नहीं? ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अंदर ही कंप्लीट हो जाते हैं। इन्हें कंप्लीट करने के लिए बाहर किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। तो दोज एक्टिविटीज विच में बी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑफ अ बिजनेस विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मनी या फिर ट्रांसफर ऑफ बिटवीन टू पर्सन्स और अकाउंट्स। ये क्या है? अगर मैं इसे हटा दूं तो गड़बड़ हो जाएगी। हर ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं होता जिसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें दो
अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डेप्रीशिएशन वाला, हाँ या ना? हाँ जी। तो ऑफ अ बिजनेस विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन्स और टू अकाउंट्स, ठीक है, दैट चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ, मतलब ट्रांजैक्शन उसे कहा जाएगा जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे। चेंज कर दे मतलब बढ़ा दे घटा दे, क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन कहां से पता चलती है? हाँ, किसी भी ट्रांजैक्शन जिसका असर आपकी बैलेंस शीट पे पड़ रहा है, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जिसका इस पे असर ना पड़ता हो? अबे दिमाग लगाओ, इसी को हमने एक चीज और बोला था, क्या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसका इस पे असर नहीं पड़ता है? हर ट्रांजैक्शन में इस पे असर पड़ता है, तो इस पे भी तो असर पड़ना चाहिए, हाँ या ना? तो ट्रांजैक्शन हम उसे कहेंगे, किसे कहेंगे? जो कि इंटरनल एक्सटर्नल हो सकता है, या फिर जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेज होंगी, और जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर सकता है। तो ये सारी बातें उसके अंदर मौजूद होंगी, तो मैं उसे ट्रांजैक्शन कहता हूं, ठीक है? सुनना जरा एग्जांपल, जैसे सेल ऑफ, परचेज ऑफ, रिसिट ऑफ मनी, रेंट रिसीव्ड, पेमेंट ऑफ, ये कुछ एग्जांपल हैं ट्रांजैक्शंस के, ठीक है ना? एवरी एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस इज नॉट कॉल्ड अ, आप हर एक्टिविटी को ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते। एग्जांपल, फिर तो आप हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लोगे। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो ट्रांजैक्शन के दायरे में नहीं आती? हाँ, आपके एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी, आपके एम्प्लॉयज में झगड़ा हो गया, हाँ या ना? तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिन्हें ट्रांजैक्शन के दायरे से बाहर रखा जाता है, ठीक है ना? और कस्टमर एक आया, उसने आपसे पूछा आप कैसे हैं, आपने भी पूछ लिया आप कैसे हैं, ठीक है ना? और आपके एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो ट्रांजैक्शन नहीं कहलाती हैं। तो क्या क्लियर हो गया आपको भी फिलहाल? ट्रांजैक्शन। अच्छा, बिजनेस, एक ट्रांजैक्शन के अंदर क्या फीचर मौजूद होने चाहिए? ट्रांजैक्शन के अंदर क्या फीचर मौजूद होने चाहिए? इट मस्ट बी फाइनेंशियल नेचर, फाइनेंशियल होना चाहिए। इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय, यार ये क्या रहता है? हाँ, अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है तो आपके पास उसका कोई बिल होना चाहिए, कोई इनवॉइस होना चाहिए। क्या हर ट्रांजैक्शन का होता है क्या? मना कर रहे हैं कुछ, किसका नहीं होता तुम्हारी नजर में बताओ? डेप्रिसिएशन का भी होता है। क्या होता होगा बताओ? डेप्रिसिएशन का कोई बिल मिलेगा क्या? ड्राइंग्स का? बेटे ऐसा है, अब आपको मैं बता दूं। अच्छा सोचो, आपने किसी से माल खरीदा, क्या सबूत है? बिल। ओरिजिनल कि डुप्लीकेट? ओरिजिनल। आपने माल बेचा, क्या सबूत है? बिल की कॉपी, हाँ या ना? आपने बैंक में पैसे जमा कराए, क्या सबूत है? हाँ, दो सबूत होते हैं, पासबुक, यहां से भी पता चल जाएगा, और पे इन स्लिप, जिसके दो हिस्से होते हैं, आधा हिस्सा ये वाला आपको मिल जाता है बैंक से, हाँ या ना? आपने एक बिल्डिंग खरीदी, क्या सबूत है? हाँ जी, हाँ रजिस्ट्री, हाँ या ना? ठीक है। अब बात कर रहे थे हम कुछ ऐसी चीजों के जिनके एविडेंसेस, बिल्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन, हाँ या ना? तो होता क्या है, डेप्रिसिएशन का कोई बिल तो होता नहीं है, तो बेटे हमारे पास एक डायरी होती है, उसके अंदर ना एक शीट लगी होती है, उस शीट को हम क्या बोलते हैं? वाउचर। तो वाउचर के अंदर लिख दिया जाता है कि हम कौन से अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये वाउचर पता है किस चीज का काम करता है? बिल का काम। जहां पर आपको बिल नहीं मिल सकता वहां पर आप वाउचर अटैच कर देते हैं। समझ आ रही है? तो हर चीज का एविडेंस तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि अगर आपने बिना एविडेंस के किसी चीज को लिखा तो वो भरोसेमंद, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था,
रिलायबिलिटी कैसे आती है? रिलायबिलिटी हर चीज का बिल मेंटेन कर लो, लोग अपने आप भरोसा कर लेंगे, हाँ या ना? चलो जरा, हाँ जी, फाइनेंशियल होना चाहिए, हर ट्रांजैक्शन का एविडेंस होना चाहिए, और ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, हाँ ऐसा होना चाहिए जिसे रुपीज में कैलकुलेट किया जा सकता है। इट मस्ट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ, तो ये सारे फीचर जहां मौजूद होंगे हम उसे क्या बोलेंगे? एक ट्रांजैक्शन। अभी आपने क्या पढ़ा है? खाली क्या कोई मुझे बताएगा ये क्या होता है? नहीं, नो आइडिया। सुनो, दिमाग लगाना। आपने यहां माल खरीदा, एंट्री क्या डलेगी? परचेज टू कैश, बैंक या पार्टी का नाम, मतलब रिकॉर्ड होगा। आपने माल बेचा, रिकॉर्ड होगा। अच्छा सोचो, आपने 100 पेन खरीदे, आपने फिर पेन खरीदे, रिकॉर्ड होगा? बिल्कुल रिकॉर्ड होगा। आपने 60 पेन बेच दिए, रिकॉर्ड होगा? आपने 60 यहां बेच दिए, रिकॉर्ड होगा? होगा। आपने 60 यहां बेच दिए, रिकॉर्ड होगा? कितने पेन बच गए? हाँ जी, 120 बच गए। क्या उसकी कोई अलग एंट्री डलेगी क्या? जो 120 बचे हैं, अच्छा एक बात बताओ, क्या ये ट्रांजैक्शन है? ये ट्रांजैक्शन है। क्या ये ट्रांजैक्शन है? क्या ये ट्रांजैक्शन है? क्या ये ट्रांजैक्शन है? और ये, क्या ये भी ट्रांजैक्शन है? नहीं, दिस इज अ इवेंट। ट्रांजैक्शन वो होता है जो हम खुद करते हैं, और इवेंट वो होता है जो ट्रांजैक्शन की वजह से अपने आप हो जाता है। घटना, इवेंट का मतलब घटना, घटना मतलब कम होना नहीं, घटना मतलब एक तरह से अरे यार है ऐसा हो गया, आप समझ रहे हैं? घटना, एक्सीडेंट जैसे तुम कहते हो, ऐसा कुछ। तो ये जो माल बच गया इसकी जर्नल एंट्री डलती है, पर मैं अभी बताऊंगा नहीं क्या डलती है, सही टाइम आने पे। इसे बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। इसकी जर्नल एंट्री बाद में बताई जाएगी। तो हमारे अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होते हैं और इवेंट भी रिकॉर्ड होते हैं। तो इवेंट का मतलब क्या है? इवेंट का मतलब क्या है? इट इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। गॉट इट? हाँ जी, सर जैसे कि आपने वाउचर का एग्जांपल दिया था, हाँ सर ये कह सकते हैं कि जितने भी इंटरनल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो वाउचर में रिकॉर्ड होती हैं। हाँ कह सकते हैं। हालांकि वाउचर इंटरनल का भी बनता है और एक्सटर्नल का भी बनता है। वाउचर का टॉपिक आएगा, वहाँ बात करेंगे, ठीक है? वाउचर सबके साथ लगाया जाता है। हर ट्रांजैक्शन, मतलब जैसे मान लो आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, बिल मिला, तो बिल के साथ में वाउचर हम फिर भी लगाते हैं, और फिर उस पूरे दोनों को स्टेपल करके फाइल में लगा देते हैं। चलिए ज़रा, इवेंट हमने कवर कर लिया है। हमारा इसके अंदर अगला क्या है? अकाउंट। तुम्हें पता है यार इसके बारे में? अबे मुंह नहीं बंद रहना चाहिए। अकाउंट टी शेप का होता है, इस वाली साइड को डेबिट कहते हैं इसे, इधर टू से लिखते हैं, इधर बाय से लिखते हैं। और जो अकाउंट होता है टी शेप का, वो हर खर्चे का, हर इनकम का, हर एसेट और हर लायबिलिटी का अलग अलग होता है, हाँ या ना? तुम्हें पता है इसके बारे में? ये रहा बेसिकली, ये अकाउंट है एक, और अकाउंट में भी पर्सनल और इसके अंदर रियल और नॉमिनल। गॉट इट? अगला कैपिटल और ड्राइंग्स। ले बच्चों वाला खेल। तुम्हारी नजर में कैपिटल क्या है? मनी इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो सही कह रही है। कह रही है जरूरी थोड़ी है पैसा ही इन्वेस्ट करेगा। अरे पैसे की जगह एसेट भी तो इन्वेस्ट कर सकता है, मशीन ला सकता है, माल ला सकता है, फर्नीचर ला सकता है, हाँ या ना? ठीक है, सुनो जरा, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करेंगे इसको। हाँ जी, फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, देखो ये बिजनेस है और ये है मालिक का घर।
ठीक है, तो ये तो रहा मालिक और ये रहे अकाउंटेंट भैया यानी कि तुम। ये जो लाइन में पढ़ रहा हूं मैं इसकी नजर से पढ़ रहा हूं पहले, ठीक है ना, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटल इज द मनी और मनी इज वर्थ, ये जो सिया ने बोला था अभी, मनी और मनी इज वर्थ इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस, और कैपिटल कैन बी इन्वेस्टेड इन शेप ऑफ एनी एसेट एज वेल। तो ये तो इसके नजर से है, हाँ या ना। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अमाउंट दैट अ बिजनेस ओज, क्या ये, टू द इज नॉन एज, मतलब अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो इसकी नजर में कैपिटल क्या है, इट इज अ लायबिलिटी। तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कैपिटल वो होती है जो मैंने उसको देने है, गलत थोड़ी कह रहा है, ये कह रहा है कैपिटल वो है जो मैंने उसको दिया है, और ये कह रहा है कैपिटल वो है जो मैंने उसे देने हैं, दिया है नहीं देने हैं, कह रहे दिया है, दे दिया तो बिजनेस बंद हो जाएगा। अबे हाँ या ना, हाँ जी। देयरफॉर कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। मतलब आप नजरिए की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये खुद जब आप इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसकी बैलेंस शीट में कैपिटल लायबिलिटीज के अंदर आती है, यहाँ पर आती है कैपिटल लायबिलिटीज के अंदर, क्योंकि इसकी नज़र में कैपिटल भी एक लायबिलिटी ही है। कह रहा है मेरी नज़र में मालिक हो या मालिक के जैसा कोई और हो, सब लायबिलिटी के दायरे में आते हैं, ठीक है। और कैपिटल के अलग अलग नाम क्या हो सकते हैं, ओनर्स फंड, प्रोपराइटर्स फंड, ओनर्स इक्विटी, ठीक है, और नेटवर्थ भी इसे बोला जाता है। और कैपिटल कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये कहाँ की लाइन है, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमने देखा था, ये समझ आया। अब बात करते हैं ड्राइंग्स की। ध्यान रखना वही दो नजरिया, ये बिजनेस है और ये मालिक का यानी कि ओनर का घर है। हाँ जी, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ड्राइंग मीन्स कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर, ठीक है। और अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अमाउंट दैट अ बिजनेस ओज फ्रॉम ओनर्स, ये क्या है, इसमें लिखा था ओज टू द ओनर, ये वो पैसा था जो बिजनेस कह रहा है मैंने मालिक को देना है, और ड्राइंग के लिए कह रहा है वो पैसा जो मुझे मालिक से लेना है। समझ आ रही है। तो ये उसकी नज़र से ड्राइंग की डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिड्यूस्ड ड्यू टू ड्राइंग, और ड्राइंग कैन बी इन टर्म्स ऑफ कैश, चेक और गुड्स। क्लियर है मेरी बात। ये बहुत सिंपल शब्द थे, फिर भी हमने, हालांकि हमने ये सारा सीखा हुआ है प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर, ये तो सिर्फ हम थोड़ा सा चलो ठीक है पॉलिशिंग के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लायबिलिटी। तुम्हारी नज़र में लायबिलिटी क्या है, हाँ जी, टू पे आउटसाइडर्स, हाँ जी, कर्जा, हाँ ठीक है, शब्द है एक, हाँ, और एनी ऑब्लिगेशन टू पे, एनी ऑब्लिगेशन टू पे, वो एक लायबिलिटी कहलाती है, ठीक है ना। सुनिएगा ज़रा इसके बारे में, इसको देख के पुरानी यादें सामने आ गई होंगी। क्या है ये, अकाउंटिंग ट्रेल आप लोगों ने की हुई है ये पूरी, हाँ जी। एक बार रिपीट करेंगे तब जाके मैं कौन सा टॉपिक कनेक्ट करूंगा, लायबिलिटीज को कनेक्ट करूंगा इसके साथ। यहाँ से शुरू करते 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 मुझे यहाँ लेके जाना है, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा जो हम पढ़ रहे हैं। हाँ जी, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं हम सबको जर्नल में लिखते हैं और उनकी लेजर में, लेजर के अंदर जिनमें से कुछ पर्सनल, कुछ रियल, कुछ नॉमिनल डायरेक्ट और कुछ नॉमिनल इनडायरेक्ट होते हैं। वेरी गुड। नॉमिनल डायरेक्ट वाले कहाँ चले जाते हैं और नॉमिनल इनडायरेक्ट वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये दोनों ये बैलेंस हो जाते हैं। याद करो, इसके अंदर डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, और इसके अंदर सिर्फ डेबिट बैलेंस कब होता है किसी लेजर में, जैसे यहाँ पर आप देखो
क्या किसी में डेबिट बैलेंस है? क्वालिटी को इनमें से, हाँ जी, क्वालिटी बेटे इसके अंदर बैलेंस ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप ही बैलेंस हो चुका है, सेल्फ बैलेंस्ड। हाँ या ना? इसकी बैलेंसिंग हमने नहीं की है, पहले ही हो रखी है। इसके अंदर बैलेंस है, इसके अंदर बैलेंस है, इसके अंदर बैलेंस नहीं है, कोई भी बैलेंस नहीं है। पर फिलहाल दो के अंदर कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है। तो ये दोनों हमारे लिए क्या हैं? ये दोनों हमारे लिए क्या हैं? लायबिलिटी में चले जाएंगे। अगर इनमें से किसी में डेबिट बैलेंस होता तो वो यहाँ होता, डेबिट बैलेंस फिलहाल नहीं है, और अगर होता तो वो कहाँ जाता? एसेट। और जैसे इसके अंदर देखो, इसमें यहाँ कौन सा बैलेंस है? डेबिट। तो ये सब कहाँ चले जाएंगे? एसेट्स के अंदर। ठीक है ना? ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा जाता है? लायबिलिटी, यानी कि वो लोग या वो अकाउंट्स जिनके साथ कुछ लेना या देना पेंडिंग है अभी, मतलब इनके साथ हमारी कोई ना कोई जिम्मेदारी है अभी। हाँ या ना? मालिक की जिम्मेदारी कितनी है? इतनी। क्रेडिटर्स की लायबिलिटी इतनी, आउटस्टैंडिंग खर्चों की लायबिलिटी इतनी, बैंक की लायबिलिटी इतनी। अच्छा, क्या तुम में से कोई मुझे बताएगा? एक सवाल का जवाब दो तुम मुझे, तुम बताओ मुझे। मान लो मुझे तुमसे 2 लाख रुपए का लोन चाहिए, जैन साहब, ठीक है? तो जैन साहब, मैं आपके पास आया, मैंने आपसे कहा, मैंने कहा जैन साहब 2 लाख रुपए का लोन दे दो। तो जैन साहब, आपका कोई सवाल होगा या आप ऐसे पकड़ा दोगे मुझे पैसे? नहीं नहीं, ले जाओ, जब आपका मन करे दे जाना, या कुछ पूछोगे क्या? कब तक वापस करोगे? पहला सवाल, रीपेमेंट कब करोगे, पैसे कब लौटाओगे? और कोई सवाल? हाँ, समर्थ का कह रहा इंटरेस्ट भी तो पूछूंगा। और इनकम का सोर्स क्या है? इनकम का सोर्स क्या है? मेरा सवाल, तुम्हें क्या करना मेरी इनकम से? तभी तो अगर मुझे लगेगा कि पैसे वापस आ सकते अच्छा, कह रहा आपकी इनकम का सोर्स बताओ, कमाते भी हो तभी तो लौटाओगे। ठीक है, इनकम का सोर्स। अच्छा, इनकम का सोर्स तो आपको पता है, इनकम का सोर्स इससे पता चलता है, प्रॉफिट इससे पता चलता है। कुछ और भी जानना चाहोगे? क्या आपका कोई और सवाल है जैन साहब? प्लीज 2 लाख रुपए दे दो। पर्पस, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बनियों वाला दिमाग यही है। ये कह रहा पर्पस। हाँ, और कुछ? जैन साहब, ये नहीं जानना चाहोगे कि मैं आज कहाँ स्टैंड करता हूँ? हाँ या ना? यानी कि आप मेरी बैलेंस शीट भी तो देखना चाहोगे। मैंने कहा जैन साहब टेंशन मत लो। जैन साहब, एक चीज और पूछोगे आप, आपकी अभी लायबिलिटीज कितनी है? आपने कोई पहले से कर्जा तो नहीं ले रखा? बार बार गिर जाता है नालायक। आपने कोई पहले से कर्जे तो नहीं ले रखे, 1 करोड़ 2 करोड़ के? उनके कैसे नहीं लौटा पर, मेरे कहाँ से लौटाओगे? ये भी तो पूछ सकता है। मैंने कहा जैन साहब टेंशन मत लो, देखो बस थोड़ी सी लायबिलिटीज हैं, मैं आपसे 2 लाख रुपए ले रहा हूँ, लौटा दूंगा। जैन साहब और भी कुछ पूछेंगे। जैन साहब कहेंगे ये बताओ, ये तो चलो ठीक है बाहर की लायबिलिटी है, ये बताओ देने के लिए तुम्हारे पास एसेट कितनी है? इन्हीं में से तो दोगे मेरा पैसा। अबे हाँ या ना? मैंने कहा जैन साहब टेंशन नहीं, मेरे पास 2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है। जैन साहब कह रहे क्या मजाक कर रहे हो यार? कह रहा मेरे 2 लाख रुपए लौटाने के लिए आप अपने 2 करोड़ की बिल्डिंग बेचोगे? कह रहा बिल्डिंग तो मुझे दोगे नहीं दोगे ना? तो कह रहा मेरे 2 लाख रुपए लौटाने के लिए आप क्या 2 करोड़ की बिल्डिंग बेच दोगे? मैंने कहा नहीं जैन साहब, बिल्डिंग थोड़ी बेचेंगे। कह रहा फिर उसका नाम क्यों ले रहे हो मेरे सामने? गलत तो नहीं कहा? जैन साहब कह रहा है बिल्डिंग के अलावा कुछ और बताओ। कह रहा बिल्डिंग तो आपने अपने यूज के लिए रखी, लंबे यूज के लिए, कोई ऐसी चीज बताओ जिससे आपको पैसे आते रहते हो। पता वो क्या जानना चाह रहा है? मेरी ऐसी एसेट जिनको मैं तुरंत बेच के पैसे निकाल लूं। अबे हाँ या ना? देखो बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ये चीजें किसी के लिए बेची नहीं जाती हैं, ये हमारे पास फिक्स रहती हैं, फिक्स। समझ आ रही है?
हाँ, इसीलिए क्या होता है, हमारी जितनी भी एसेट होती है ना, हम इन्हें दो हिस्सों में बांट देते हैं। इनमें से कुछ एसेट को करंट एसेट कहते हैं, ये सीए नहीं है, दिस इज करंट एसेट, और कुछ एसेट्स को फिक्स एसेट्स कहते हैं। तो जैन साहब मेरी कौन सी एसेट के बारे में जानना चाहेंगे? ये वो वाली है जिनसे मुझे पैसे आते रहते हैं बार 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 बार, इन्हीं में से तो मैं उसको पैसे दूंगा, इन्हें थोड़ी बेचूंगा मैं जैन साहब के लिए। इसीलिए जिस तरह से एसेट को दो हिस्सों में बांटा जाता है, लायबिलिटीज को भी, ऐसे लोग जिनको मैंने पैसे जल्दी देने हैं, और ऐसे लोग फिक्स लायबिलिटीज, फिक्स लायबिलिटी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ऐसे लोग जिनको मैंने पैसे जल्दी देने हैं, और ऐसे लोग जिनको पैसे मैंने जल्दी नहीं देने हैं। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, ये जो बंटवारा करना है, ये कब करना है आपने? अजीब पागल हो, ऐसे घूरने लग जाते हो जाने मैंने क्या पूछ लिया है। ये बंटवारा कब करोगे? ये एसेट को दो हिस्सों में, लायबिलिटी को दो हिस्सों में बांटने वाला दादा, आखिरी दिन, जिस दिन बैलेंस शीट बनेगी। कैसे लोग फंस जाते हो किसी भी सवाल के अंदर। हाँ, साइकिल खत्म हो गई, हम साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अब बेसिकली मैं कह रहा हूँ जिस दिन जब बैलेंस शीट बनती है, अब तो फिलहाल आप ये वाली बैलेंस शीट देख रहे हो, कुछ दिन बाद मैं आपको जो बैलेंस शीट बताऊंगा वो ऐसी नहीं होगी। यहां पर ऊपर लिखा होगा करंट एसेट, और इनमें से जो जो करंट एसेट है वो वहां चली जाएंगी, और यहां लिखा होगा नॉन करंट, तो वो अलग चली जाएंगी, ये अलग चली जाएंगी। ऐसे ही यहां पर लिखा होगा करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कुछ इसके अंदर आएंगी, कुछ यहां पर आएंगी। समझ आ रही है? चलो जरा, अब मेरा एक सवाल है, ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी लायबिलिटी करंट है और कौन सी लायबिलिटी नॉन करंट है, यानी कि लॉन्ग टर्म है? कैसे पता लगेगा? अजीब लोग हो। ऐसी लायबिलिटीज जिनके पैसे आपने एक साल के अंदर अंदर देने हैं, वो लायबिलिटीज तो करंट लायबिलिटीज होती हैं, और ऐसी लायबिलिटी जिनकी पैसे आपने एक साल के बाद देने, उन्हें नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बोला जाता है। 12th में जब हम पहुंचेंगे तो ये डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। अभी मैं सिर्फ एक कंडीशन बता रहा हूं आपको, क्या? अगर लायबिलिटी की सेटलमेंट 1 ईयर के अंदर होनी है तो लायबिलिटी करंट है, और 1 ईयर के बाद होनी है सेटलमेंट तो वो 12th में जाके इसकी 3 कंडीशन है। इतना मैं यहीं बता के चल रहा हूं, ठीक है ना? अभी सुनो जरा, अब मेरे एक सवाल का जवाब देना जरा तुम। जैन साहब सोचो, ये हो गया अप्रैल, ये हो गया मई, ये हो गया जून, जून जून यहां पर, अच्छा जून खत्म हो गया, 30 जून आ गया। मैंने 30 जून को कार्तिक से यहां पर एक लोन लिया है 5 लाख रुपए का। एंट्री डाली होगी मैंने, कैश अकाउंट डेबिट टू कार्तिक का लोन, हाँ या ना? अच्छा, कार्तिक ने मेरे से आज ही पूछ लिया पैसे कब लौटाओगे? मैंने कहा कार्तिक तुम्हारे पैसे मैं लौटाऊंगा, तुम्हारे पैसे मैं लौटाऊंगा 14 महीने बाद, 14 महीने बाद। सुन रहे हो ना? अच्छा, मैं यहां से चलने लगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड हो गया। मैंने कार्तिक का एक पैसा नहीं दिया है, मैंने खाली इंटरेस्ट दिया होगा उसे, और मैंने पैसा नहीं दिया है। बताओ कार्तिक के पैसे देने में कितने महीने बचे हैं? 5 पक्का कह रहा है? अभी 5 महीने, 1 2 3 4 5, ये 5 महीने बचे हैं। मतलब मैंने कार्तिक के पैसे यहां देने हैं, तो यहां तक तो नहीं दिए ना। अब बैलेंस शीट तो यहीं बनाओगे ना तुम, तो कार्तिक का लोन इसके अंदर होगा, हाँ या ना? दिखेगा करंट में कि नॉन करंट में? करंट में, हाँ जी, नॉन करंट में। कितने लोग कह रहे हैं करंट वाले? कितने हैं करंट लायबिलिटी वाले? सिर्फ एक है जैन साहब। क्यों जैन साहब? अरे ये थोड़ी कंडीशन होती है करंट लायबिलिटी की। करंट लायबिलिटी की कंडीशन क्या थी? अगर उसके पैसे देने में 1 साल के अंदर अंदर अगर उसके सेटलमेंट होनी है तो वो करंट होती है।
बताओ जल्दी, कार्तिक का लोन आज कौन सी लाइबिलिटी है? नॉन करंट वाले कितने हैं? सारे गलत हो। नॉन करंट क्यों है? क्योंकि तुम 14 महीने वहां से देख रहे हो। अबे वहां से मत देखो, आज देखो ना तुम। अब कितने बचे हैं? अब कितने बचे हैं? और 5 महीने तो 12 महीने के अंदर अंदर आते हैं ना, 1 साल के अंदर आते हैं। ये नहीं देखना कि कितने, कब हमने लोन लिया था या कब लाइबिलिटी बनी थी। ये देखना है कि आज कितना समय बचा है उसमें। अगर बचा हुआ समय 12 महीने से कम है, कम, तो वो लाइबिलिटी करंट है। इसे पता है कौन सी डेट बोलते हैं? बैलेंस शीट डेट या फिर रिपोर्टिंग डेट। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट डेट या रिपोर्टिंग डेट। अब मैं चलता हूं अपने मेन टॉपिक की तरफ, लाइबिलिटीज की तरफ। आओ जरा समझ लेना ढंग से। लाइबिलिटीज को मैंने अभी बताया, करंट लाइबिलिटी और, अभी इसे मत पढ़ना, इसे थोड़ी देर में बताऊंगा। देखो जरा, करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटीज होती हैं विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट विद इन फ्रॉम मतलब जो 12 महीने गिनने वो यहां से गिनने, यहां से। समझे क्या नहीं? हाँ, इसके कुछ एग्जाम्पल लिखें। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये सब ऐसी लाइबिलिटीज हैं जिनकी सेटलमेंट जनरली 12 महीने के अंदर अंदर हो जाती है। अगला, दोज जिनकी सेटलमेंट 1 साल के बाद है। एग्जाम्पल, बैंक का लोन। कोई और एग्जाम्पल? कैपिटल को हालांकि इस दायरे के अंदर नहीं लाया जाता है, पर कह सकते हैं। ये समझ आया है? अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेस पे है? एक और क्लासिफिकेशन होता है, ये होता है इंटरनल और इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी किसे बोलते हैं? कैपिटल को, और कैपिटल के अलावा जितनी भी होती हैं वो सब क्या होती हैं? एक्सटर्नल। पढ़ो एक बार। हाँ जी, रिजर्व क्या होता है? थोड़ा सा वेट करो इसके लिए। रिजर्व, चलो मैं हल्का सा बता देता हूं। यहां क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। यहां क्या मिलता है? इस प्रॉफिट का तुम क्या करते हो? बिल्कुल ठीक, इस प्रॉफिट को हम मालिक के कैपिटल अकाउंट में भेज देते हैं, जो कि यहां होता है पर्सनल के अंदर। होता क्या है, जैसे मान लो आपको ये प्रॉफिट हुआ है 100 रुपए का, तो आप 100 का 100 नहीं भेजते हैं, आप इसमें से पहले 20 रुपए अलग बचा लेते हो और कितने भेज देते हो? ये एग्जाम्पल है 20 रुपए का, तो यहां पर 80 चले जाएंगे। ये जो 20 आपने बचाए इसको क्या देते हैं हम? रिजर्व। और ये रिजर्व बैलेंस शीट में चला जाता है डायरेक्ट। ये क्यों किया जाता है ये बाद में बताऊंगा। रिजर्व का मतलब होता है ब्लॉक्ड प्रॉफिट। व्हाट इज दिस? अबे हर आदमी सेव करता है, सेविंग करते हो ना? क्यों करते हो सेविंग? हैं? हाँ, अरे जैसे तुम नन्हे मुन्ने बच्चे, तुम्हें अपने फ्यूचर की परवाह है? तो इतना बड़ा बिजनेस जो तुम चला रहे हो, इसका फ्यूचर नहीं होता क्या? हाँ, बेसिकली अगर फ्यूचर में इसके ऊपर कोई आंच आ गई तो उससे बचने के लिए हम क्या बनाते हैं? रिजर्व। और ये कैसे बनता है, एंट्री क्या होती है, पर्पस क्या होता है, बाद में। ठीक है ना? अभी ये बताओ, ये पढ़ लिया आप लोगों ने दोनों? पक्का? ठीक है। अभी रिजर्व के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं ले सकते मेरे दोस्त। परसेंटेज वगैरह की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रिजर्व बनाना। अच्छा ये बताओ, रिजर्व बनाना कंपलसरी है या ये हमारी मर्जी है? सेविंग करना, जब तुम कल को पैसे कमाओगे तो खर्च करना है कि सेविंग करना, तुम्हारी मर्जी है कि ये कंपलसरी है? मर्जी होती है ना। रिजर्व 2 तरह के होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो आप अपनी मर्जी से करोगे, और कुछ लीगल रिजर्व होते हैं, मतलब आपको वो बनाने ही पड़ते हैं। अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, बताऊंगा बाद में।
चलो अगला हिस्सा एसेट्स के बारे में है हमारा, बहुत अहम हिस्सा है। अभी मैंने पीछे ही इंट्रोडक्शन दे दिया था आप लोगों को एसेट के बारे में। जिस तरह से लायबिलिटीज को दो हिस्सों में बांटा जाता है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म, वैसे ही एसेट्स को दो हिस्सों में बांटा जाता है, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, जिसका दूसरा नाम है फिक्स एसेट्स। इनके क्लासिफिकेशन का क्या फायदा है? अच्छा एक बात बताओ बेटा मुझे ज़रा, तुम कोई भी बता दो, ये वो हैं जिनसे हमें पैसा विद इन 1 ईयर सर्कुलेट होगा, हाँ या ना? अच्छा, इनसे जो पैसा मिलेगा वो इनको पैसा देने के काम तो आएगा, क्योंकि इनके पैसे देने के लिए तुम कभी भी अपनी इन एसेट्स को नहीं बेचोगे। तो इनकी नज़र हमेशा किस पे होती है? करंट एसेट पे होती है। इसीलिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का और नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज का सारा क्लासिफिकेशन बैलेंस शीट के अंदर किया जाता है। समझ आ रही है मेरी बात? चलो अब हम अपना एसेट्स के ऊपर बात करते हैं। थोड़ा ध्यान से सुन लेना, अभी वहां मत जाओ, पहले यहां आओ। पहले ये बताओ, आपको पता होना चाहिए एसेट होती क्या है। एसेट वो होती है जो कि जिसके ऊपर बिजनेस का हक होना चाहिए और इट शुड हैव बीन एक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट। अगर कोई आपको फ्री में दे गया तो वो आपके लिए एसेट, वो वैसे तो एसेट है पर आपके लिए वो बुक्स में दिखाने वाली एसेट नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मान लो मैं अपना ये कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, मेरे पूरे अकाउंट्स बने हुए हैं। मान लो दिवाली चल रही थी, दिवाली पे मान लो कोई बंदा आया मिलने के लिए, तो वो मेरे को एक लैपटॉप दे गया। अब मैं ऑलरेडी कई सारे लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सारे लैपटॉप मेरी एसेट है क्योंकि मैंने खरीदे हैं। पर अगर मेरे को कोई लैपटॉप फ्री में दे गया तो वो है तो एसेट ही, पर मेरी बुक्स में दिखाने लायक एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हो रहा है वो ट्रांजेक्शन ही नहीं है भाई, मैं उसे रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता, वो तो गिफ्ट है। समझ आ रही बात? हाँ जी। तो एसेट जो है उसका आपके ऊपर उसका हक होना चाहिए, आपने उसे कॉस्ट पे खरीदा हो, और इट मस्ट प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, उससे आपको कुछ फायदे मिलने हो। आपने उसे खरीदा हो, आपका उसके ऊपर हक हो और उससे आपको कुछ फायदे मिलने बाकी हो, फायदे मिलने बाकी हो। अगर ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं तो वो एक एसेट कहलाती है। ठीक है, अभी सुनना ज़रा। लो जी, एसेट को मेन दो हिस्सों में बांटा जाता है, करंट और, अभी इसे मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे ज़रा। लो जी, फिक्स एसेट कौन सी होती हैं? फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर acquired for continuous use and last for, जो कई साल तक हमारे साथ रहती है। These are held for long run and these are used in operations and not intended for sale। ठीक है, और टाइप्स ऑफ फिक्स एसेट्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल, आप पढ़ सकते हैं ज़रा। टेंजिबल वो होती है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे कि मशीन, कार, कंप्यूटर, और इनटेंजिबल वो होती है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क व लाइसेंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्या ये क्लियर है? हाँ जी। इसका दूसरा नाम नॉन करंट एसेट्स। तो दोनों में से कोई सा भी नाम लिखा जा सकता है, मतलब यहाँ पर करंट एसेट लिखी जाती हैं, उसमें बहुत सारी आती हैं, और यहाँ पर नॉन करंट एसेट और इसके अंदर बहुत सारी होती हैं। ऐसे यहाँ पर करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और कैपिटल, वो भी तो लिखी जाएगी। उसके बाद बैलेंस शीट का टोटल आ जाता है इक्वल। ठीक है ना? और करंट एसेट्स जिनका दूसरा नाम एक्टिव एसेट्स या फिर फ्लोटिंग एसेट्स भी होती है। हाँ जी, करंट एसेट्स आर दोज विच आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश, जो या तो पहले से कैश में है, जैसे कि कैश,
अबे हाँ या ना? अगर मैं इसे छुपा दूं, अब मैं कह रहा हूं करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच, अब पढ़ना जरा, विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। अब मैं कह रहा हूं बताओ ये मेरे लिए एसेट है कि नहीं है? करंट के नॉन करंट? क्यों, कैसे बोला तुमने करंट कदों? इस लाइन को पढ़ के कैसे पता लग रहा है ये करंट एसेट है? ये ऑलरेडी कैश में है, इसे कन्वर्ट करोगे कैश में? करके दिखाओ। नहीं कर पाओगे, ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में ये कह रहा है। नहीं समझे? तो इसे आप जिंदगी भर कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये सबसे लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड मतलब बहना नहीं भाई, समझ आ रही मेरी बात? तो ये मैं कह रहा हूं अगर ये जो मैंने शब्द छुपा दिए हैं, अगर ये शब्द मैं छुपा दूं तो इसे लोग किसी भी एसेट में डाल देंगे। कोई बंदा कहेगा ये कौन सी है और कोई बंदा कहेगा ये इसके अंदर है। तो शब्द लिखने जरूरी हैं क्या? कि विच आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश, और या तो वो पहले से कैश में है या फिर उन्हें कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ बैलेंस शीट। एंड करंट एसेट्स आर हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। एग्जाम्पल्स देखिए जरा। बैंक बैलेंस करंट में क्यों आया? वाह मेरे लड़के वाह, क्या बात कर रहा है यार। अरे बैंक में पड़ा हुआ पैसा है, 5 मिनट लगते हैं बैंक जाने में, हमें तो 12 महीने का टाइम मिल रहा है पैसे लेने के लिए। अभी मैं जाऊं 5 मिनट में पैसा निकल के लाऊंगा और जाने की जरूरत नहीं है, टक 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 फोन से ही पैसा ट्रांसफर हो जाता है। अभी मारो 2 सेकंड में ट्रांसफर, ले पेमेंट तेरी। नहीं समझे? लुक एट दिस, ये सारे डाउट्स क्लियर करेगी, ठीक है। पर मैंने पहले ही बताया, अभी मैं आपके साथ सिर्फ एक कंडीशन डिस्कस कर रहा हूं, ये वाली। 12th में जाके 2 और कंडीशन जुड़ जाएंगी, वैसे होती हैं 4, एक पढ़ाएंगे ही नहीं, ज़रूरत नहीं है। अभी पढ़ लिया है। एक और टाइप की एसेट होती है नॉमिनल एसेट या फिक्टिशियस एसेट। इसको समझने की कोशिश करना ज़रा, बाद में मत कहना पल्ले नहीं पड़ी, मैंने मारना है पकड़ के। ये मान लो आपके बिजनेस का कौन सा साल है? पहला साल है, ठीक है। अच्छा ये मान लो आपके बिजनेस का कौन सा साल है? दूसरा साल है। और ये मान लो आपके बिजनेस का कौन सा साल है? ये तीसरा साल है। अब बेटे मैं ये कह रहा हूं, मान लो आपने यहां पर एक एडवर्टाइजमेंट कराई, इधर जर्नल एंट्री नहीं, यहां क्यों, यहां डालेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या डाली होगी? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा मैं कह रहा हूं मान लो मैंने एडवर्टीजमेंट हितेश से करा ली। हितेश ऐसी लोकल एक्टर है, लोकल एक्टर, मतलब कोई ज़्यादा जानता नहीं है, अभी स्ट्रगल कर रहा है, इसको ना जाना है अच्छी सी, किसी पिक्चर में नंबर मिल जाए, नाम मिल जाए, ठीक है, अभी कुछ बना नहीं है। तो इससे मैंने ऐसी लोकल एक्टिंग करा ली। मैंने कहा यार तू मेरा प्रोडक्ट ही प्रमोट कर दे। कह रहा ठीक है, कुछ दे दोगे? मैंने कहा हाँ 10,000 रुपये दे दूंगा मैं तुझे। हाँ हाँ इतना ही मिलेगा अभी। कह रहा बस ठीक है ना। अच्छा मैंने एंट्री डाल दी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, इसका आप क्या करोगे लास्ट में ईयर एंड पे जाके? ईयर एंड पे जाके अबे तुम्हारे लिए क्या है? खर्चा है ना, तो ये P&L के अंदर दिखेगा कि नहीं? 10,000। तो इसका फायदा उसी साल, क्योंकि मुझे लगा इसको कौन जानता है, लोकल एक्टर है ये, कितनी ज़्यादा चलेगी इसकी एड, लोग एक बार देखेंगे दोबारा देखेंगे ही नहीं। ट्रस्ट में मैं मजाक कर रहा हूँ यार, हाँ या ना। फिर मेरे को आया, मैंने कहा नहीं यार हितेश वितेश क्या छोटे मोटे एक्टर हैं। मैंने ना विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को पकड़ लिया। मैंने कहा भाई ब्रांड है, चल रहा है आजकल, तो एक रील के ही करोड़ों रुपए ले रहे हैं। तुम्हें पता है कितने करोड़ लेता है? रहने दो, बात नहीं करेंगे। मैंने ना विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को पकड़ा। बेटे बस उन्होंने पैसे यहाँ पर करोड़ में नहीं लिए, उन्होंने CR में लिए।
ठीक है ना। हितेश ने 1000 में लिया था, उन्होंने करोड़ में लिए। लो जी, पैसे में लिख देता हूं यहां पर, कितने कितने लिए, 10 करोड़ रुपए ले लिए उन्होंने बेटे। अब 10 करोड़ रुपए ले रहे हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, इसके फायदे भी तो मुझे लॉन्ग रन में मिलेंगे। अब समझ रहे हो कि नहीं, एंट्री में कोई चेंज आएगा क्या, एंट्री सेम ही डलेगी। एडवर्टीजमेंट आज भी एक खर्चा है, हितेश से कराया था तो भी एक खर्चा है, बस एक अंतर है। जब हितेश से कराया था तो एडवर्टीजमेंट एक ऐसा खर्चा था जिसका फायदा केवल फर्स्ट ईयर में मिल रहा था, पर जब मैंने विराट कोहली से कराया तो पैसे तो बढ़ गए पर इसका फायदा लॉन्ग रन में मिलने वाला है। अब यहां पर आप एडवर्टीजमेंट पूरा कितना डालोगे, अब बताओ। अब क्या ये पूरे 10 करोड़ यहां डाल दूं? अबे जब इसके फायदे लंबे टाइम तक मिलने वाले हैं तो सारे फर्स्ट ईयर के P&L में नहीं डाल सकते आप। मान लो आपको इसके फायदे मिलने वाले हैं 4 साल तक, तो क्या करोगे, यहां पर कितना डालोगे, 2.5 करोड़, तो बाकी का 7.5 वो यहां पर दिखाई देगा एडवर्टीजमेंट के नाम से, है एसेट बन गया हो। क्या उसमें एसेट वाली कोई बात है? अबे हाँ या ना, एडवर्टीजमेंट वैसे वो अपने आप में एक खर्चा है, पर अभी उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो एक एसेट वाली हैं। क्यों? क्योंकि उसके फायदे लंबे समय तक मिलने वाले हैं। वाह वाह वाह, वो कह रही है ये कैसे पता लगेगा कि कितना फायदा मिलने वाला है। बेटे एनालिस्ट बैठे हुए हैं बहुत सारे, अंदाजा होता है। आप जब फोन लेने जाते हैं आप क्या सोच के फोन लेते हैं? एक अंदाजा होता है ना, यार ये वाला तो इतने टाइम चलता है। अभी मैं आपसे कह दूं कि जैसे सैमसंग ले लो, ब्रेन में एक चीज सेट है हम सबके कि यार इसकी इतनी एवरेज लाइफ है, वैसे ही हमें उन चीज़ों का आइडिया है। तो इस फील्ड के जो अपने एक्सपर्ट होते हैं वो भी बता देते हैं कि कितने समय तक इसका फायदा मिल जाता है। ठीक है, अब पता है इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब, अच्छा इसके अंदर जो आइटम दिखाई देते हैं ना P&L के अंदर, उन्हें बोलते हैं हम रेवेन्यू नेचर आइटम। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू नेचर। अब तुम एक बात सोचो, तुमने यहां पर 2.5 करोड़ लिख दिया, बाकी का 7.5 अपने आगे के लिए टाल दिया। अबे हाँ या ना, कि इसे हम बाद में P&L में डालेंगे, तो टाल दिया ना। कैसे करके डाल दिया? कैसे करके डाल दिया कि 10 करोड़ में से यहां पर केवल कितना लिया, 2.5 करोड़, उसे हमने क्या मान लिया, खर्चा। खर्चा बिल्कुल सही। और बाकी का 7.5 करोड़ इसे हम भविष्य में खर्चा मानेंगे, हाँ या ना। तो इसे मैंने क्या नाम दिया, डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड का मतलब ही पता है क्या होता है, टालना। ये थोड़ा सा अजीब हो गया, टाला हुआ रेवेन्यू नेचर का खर्चा, जिसे हम भविष्य में P&L में थोड़ा थोड़ा करके डालने वाले हैं। तो ये है इसके बारे में, जरा पढ़िए एक बार। रिटर्न ऑफ का मतलब जो P&L में लिखा जाता है उसे बोलते हैं रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का वैसे हिंदी मतलब अगर मैं बताऊं तो उसे बोलेंगे हटा देना। हटाया ही तो है। यहाँ 10 करोड़ था तो 10 करोड़ में से 2.5 यहाँ ले गए तो वो हट गया, बाकी का कितना बच गया, 7.5 करोड़, तो वो बैलेंस अमाउंट है। आज मुझे ऐसा लग रहा है पूरी क्लास में सिर्फ तन्मय पढ़ रहा है, एंड आई लाइक इट। मुझे ऐसे ही चाहिए जहाँ से डाउट्स आते रहें, कुछ सवाल आते रहें, वरना क्या बोरिंग है, ऐसा लगेगा सत्संग चल रहा है।
हो गया है, आगे बढ़ें। ध्यान रखना एसेट्स करंट, नॉन करंट और फिक्टिशियस या नॉमिनल। अगला ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल, दोनों के बारे में बात करते हैं। ये होते क्या हैं? सोचो सोचो, मेरा बिजनेस है, मैंने हितेश को माल बेचा उधार पे, हितेश मेरा कौन बनेगा? हाँ जी, हितेश बन गया मेरा डेटर। अच्छा, मैंने तन्मय को भी माल बेचा उधार पे, पर मैंने कहा तन्मय मैं जानता नहीं हूं तुम्हें, भाई तुम कौन हो, नए ग्राहक हो। मैंने कहा तन्मय इसके ऊपर साइन करके दे दे मुझे, ये स्टैम्प पेपर है एक, मैंने कहा इसके ऊपर साइन करके दे दे कि तू मेरे पैसे दे देगा, और इसके ऊपर टाइम भी लिख दे, कितना टाइम चाहिए, महीने 2 महीने, ऐसे नहीं है 4 साल लिख दिया। समझ आ रही है? अच्छा, जब मैं हितेश को माल बेच रहा हूं तो हितेश मेरा क्या बन गया है? पर जब मैं तन्मय को माल बेच रहा हूं तो मैं माल के साथ में ये वाला पेपर भी एक्सचेंज कर रहा हूं, इसे बोलते हैं हम बिल्स रिसीवेबल, बिल्स। अच्छा, इस केस में बस एक एंट्री डाली जाएगी, हितेश डेबिट टू सेल। इस केस में 2 एंट्री डाली जाएंगी, पहले माल बेचने की, तन्मय डेबिट टू सेल, और फिर एक एंट्री और डलेगी बिल्स रिसीवेबल। ये कागज आया ना मेरे पास, इसकी वैल्यू है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू तन्मय। तन्मय का अकाउंट इमीडिएटली क्रेडिट करके ये पेपर मैं उससे ले लूंगा। बात समझ आ रही है? तो बेटे डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों को अगर मैं टोटल कर दूं, टोटल, तो ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। पढ़िए जरा एक बार। ठीक है। अच्छा, डेटर्स का उल्टा क्या होता है और इसका उल्टा क्या होगा? तो इन दोनों का टोटल क्या कहलाएगा? ट्रेड पेबल कहलाता है। समझ आ गया है? ठीक है, आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे। इसी चैप्टर का दूसरा हिस्सा हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।